मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टडी करते हैं लेसन नंबर 2 वनस्पत जगत, जिसको हम प्लांट किंगडम कहते हैं। ये बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के इम्पॉर्टेंट लेसन में से एक है। इसमें से सेमेस्टर एग्जाम में लगभग 7 से कभी कभी 8 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एक प्रश्न बनता है कि प्लांट्स किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट्स या व्हाट इज प्लांट्स, पौधे किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसा जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है, ऐसे जीव को हम पौधे कहते हैं। मीन दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर नोन एज प्लांट्स। इन पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसी कारण ये पौधे स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स भी कहलाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर के क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ये क्रिया क्लोरोफिल में होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का तत्व पाया जाता है। ये कंपटीशंस में बहुत पूछा जाता है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है, तो जल के द्वारा मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को हम आप जानते हैं कि बस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां अपना खाना बना लेंगी, बट ऐसा नहीं है। ये क्रिया सेम वैसे होती है जैसे हमारे घरों में खाना बनता है। हमारे घरों में हम लोग दिन भर शाम के खाने के बनने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। वैसे ही ये पत्तियां दिन भर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, खनिज लवण को लेती हैं ज़मीन से, जल को अवशोषित करती हैं, और रात के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया को हम 2 स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसको हिल नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए उनके नाम पर इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, जिसको हम अप्रकाशीय अभिक्रिया या अंधकार अभिक्रिया कहते हैं। इसको ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसको ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। ब्लैक मीन अंधेरा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया 2 स्टेप्स में होती है, और ये पत्तियों के ग्रेनम और स्ट्रोमा दोनों के मिलने से होती है। पत्तियों में अगर आपने देखा होगा तो ऊपर की जो सतह होती है चिकनी होती है, और नीचे की जो सतह होती है वो खुरदरी होती है। तो ऊपर की सतह को हम ग्रेनम कहते हैं और नीचे की सतह को हम स्ट्रोमा कहते हैं। जो ग्रेनम ऊपर की सतह होती है चिकनी, ये सूरज के प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे कि जल की हानि कम हो। और जो निचली सतह है, यहाँ पर थाइलोक्वाइट्स नाम का, जैसे सिक्कों का ढेर नहीं होता, कभी अगर आप क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें सिक्कों के ढेर जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगी। इसी को हम थाइलोक्वाइट्स बोलते हैं। तो थाइलोक्वाइट्स स्ट्रोमा में होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पूरी तरह से परफॉर्म करता है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिन भी जीवों में होगी उन्हीं को पौधा कहा जाएगा, बाकी सब जंतु कहलाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी वनस्पतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो वनस्पतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। इस संसार में जितनी भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये सभी 2 प्रकार की होती हैं। और पहली कैटेगरी होती है क्रिप्टोगैमस और दूसरी है फेंड्रोगैमस। क्रिप्टोगैमस को हिंदी में बोलते हैं अपुष्पी, बिना फूल वाले, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और फेंड्रोगैमस को बोलते हैं सपुष्पी यानी फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, क्रिप्टोगैमस को। तो क्रिप्टोगैमस वो पौधे होते हैं जिनको हम अपुष्पी पौधे कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं होता। इन पौधों में फूल नहीं होता है, इसका मतलब कि इनमें ओवरी भी नहीं होती होगी और इनमें ओव्यूल भी नहीं होता होगा, यानी अंडाशय और बीजांड दोनों नहीं होते होंगे। तो ये जो क्रिप्टोगैमस पौधे होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। इनको हिंदी में भी इसी नाम से जाना जाता है। तो अगर हम पहले की बात करें थैलोफाइटा, तो नाम से ही क्लियर है, थैलस। थैलस का मतलब होता है थैले जैसा, यानी कोई भी ऐसा प्लांट, कोई भी ऐसा पौधा
जिसकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती। यानी इन पौधों में जड़, तना और पत्ती होती ही नहीं है, इनमें बस हरे रंग का भाग होता है, उसी को आप जड़, तना, पत्ती जो भी आप समझना चाहे समझ लें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्गी। एल्गी माने शैवाल होता है, इसको आप सरल भाषा में काई कहते हो, जो आपने घरों में हरे रंग की लगी हुई देखी होगी। और आपने इस काई में कहीं भी जड़, तना और पत्ती यानी रूट, स्टेम, लीफ नहीं देखा होगा। ऐसे ही पौधों को थैलोफाइट्स कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में उन पौधों को रखा गया है जिन पौधों की शरीर रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड तो होते हैं मगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, मगर जैसी रूट होनी चाहिए, जैसा स्टेम यानी तना होना चाहिए और जैसी पत्ती होनी चाहिए वैसा नहीं होता। एक अच्छा एग्जाम्पल है दूब, जो एक छोटी छोटी हरी घास आप देखते हो। कभी अगर आपने उस हरी घास को उखाड़ कर देखा हो तो उसमें आपको नीचे जड़ तो दिखता है, ऊपर पत्ती दिखती है, लेकिन क्या जैसे आम का पेड़ होता है वैसे इसमें जड़, तना और पत्ती कंप्लीटली डेवलप आपको दिखता है? नहीं दिखता ना। तो ऐसे ही पौधों को हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा कुल के पौधों को हम उभयचर पौधे यानी कि एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये पौधे जल और स्थल यानी पानी में भी और ज़मीन पर भी पूरी तरह से जीवित रह सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा उन पौधों कहते हैं जिनका शरीर रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड होता है, मगर ऐसे पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। जैसे आम के तने को आपने देखा है कितना बड़ा और मोटा सा तना होता है, तो ऐसा इनका तना नहीं होता। यानी शरीर तो जड़, तना, पत्ती में डिवाइड होता है, रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड होता है, मगर जिसको आप पूर्ण विकसित नहीं कह सकते हो। साथ ही इनमें ना तो फूल होता है ना इन पौधों में फल होता है। तो इस तरह के तीनों जो पौधे होते हैं ये इस क्रिप्टोगैमस फैमिली में आते हैं, जिसको हम अपुष्पी पौधे कहते हैं। अब हम स्टडी करते हैं सपुष्पी पौधे यानी फेनरोगैमस। नाम में ही है फेनरोगैमस। फेनरो मीन फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी पौधे आज तक आपने देखे हैं इन सभी पौधों को हम सपुष्पी पौधे कहते हैं जिनमें फूल होता है। तो सपुष्पी पौधे यानी फेनरोगैमस प्लांट ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एंजियोस्पर्म और दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो पहले डिस्कस करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियो का मतलब होता है आवृत बीजी, यानी इन पौधों में जो बीज होता है, सीड, वो आवृत होता है। आवृत मीन कवर्ड, हिंदी में बोलते हैं आवरण युक्त। तो यानी कि ऐसे पौधे जिनका बीज किसी भी कवर के अंदर ढका होता है, ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधे कहते हैं। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो आम का पौधा, आम का जो पेड़ होता है इसका जो फल होता है, आपने देखा होगा कि आम के फल का जो बीज होता है गुठली, वो गुठली आम के गूदे से ढका होता है। तो ये कैसा हुआ? ये हुआ एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। और इन पौधों में फूल और फल दोनों होते हैं। जैसे आपने देखा आम में पहले बौर आता है जिसको आम का फूल कहते हैं, और उसके बाद आम का फल बनता है, और फल में बीज गूदे से ढका होता है। तो इसी को बोलते हैं कवर्ड सीड यानी आवृत बीजी पौधे। ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है मोनोकॉट, जिसको आप मोनोकॉटिलिडन भी कहते हो, हिंदी में बोलते हैं एक बीजपत्री। यानी ऐसे पौधे का जो बीज होता है उसमें एक ही कॉटिलिडन यानी एक ही पत्र होता है। जैसे आपने चना देखा होगा कि चना को हम ऐसे खोल लेते हैं तो दो टुकड़े में खुल जाता है, तो वो क्या हो गया? द्विबीजपत्री हो गया। मूंगफली आपने देखी होगी, ऐसे खोल लेते हैं तो मूंगफली के दो टुकड़े बन जाते हैं, ये द्विबीजपत्री है। अगर काजू की बात करें, काजू ऐसे खोल लेते हैं वो द्विबीजपत्री है। और जिनके भी बीजों को ऐसे दो टुकड़े में खोला ना जा सके वही एक बीजपत्री कहलाते हैं। जैसे गेहूं के बीज को हम दो टुकड़े में ज़बरदस्ती तोड़ सकते हैं लेकिन खोल नहीं सकते। अब बात करते हैं हम डाइकोटिलिडन की। डाइकोटिलिडन का मतलब होता है द्विबीजपत्री। तो ऐसे पौधे जिनके बीज में दो पत्र होते हैं, जैसे मैं अभी आपको समझाया था चना, मूंगफली, दाल, तो इनके बीज पत्र को दो टुकड़े में खोल सकते हैं। तो ऐसे पौधों को हम डाइकोटिलिडन यानी द्विबीजपत्री कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है चना। अब हम डिस्कस करते हैं फेनरोगैमस की दूसरी कैटेगरी जिम्नोस्पर्म के बारे में।
जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृत बीजी। जिम्नो मीन नग्न, नेकेड सीड, यानी ऐसे पौधे जिनमें बीज नंगे लगे होते हैं। नंगे का मतलब उन बीज पर कोई कवर नहीं होता। ऐसे पौधों में ना तो फूल होता है ना ही फल होता है। विशेष याद रखिएगा, जैसे साइकस है, इनमें ना तो फल होता है और ना ही फूल होता है। तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे या इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्लांट किंगडम यानी वनस्पत जगत समझ में आया होगा और आप अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में जितनी भी बॉटनी पढ़ेंगे वो एसी ग्रुप को पढ़ेंगे। फ़र्क इतना है कि वहाँ आप डिटेल में प्लांट वाइज प्लांट पढ़ेंगे, यहाँ पर आपने जनरल इंट्रोडक्शन लिया। आपके सिलेबस में इतना ही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि वो दैट इज़ अ गिफ्ट फॉर मी। डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी पौधे के शरीर के भाग की बात करते हैं कि पौधे का जो शरीर होता है ये कितने भागों में डिवाइड होता है। तो किसी भी पौधे के शरीर के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है उसका मूल तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट सिस्टम, जिसको आप जड़ तंत्र बोलते हो, और दूसरा होता है प्ररोह तंत्र, जिसको हम एरियल सिस्टम या फ्लो सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम वन बाय वन डिस्कशन करें तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। मूल तंत्र, मूल तंत्र वो होता है जिसमें नीचे का हिस्सा जड़ आता है, और प्ररोह तंत्र वो होता है जितना भी हिस्सा जमीन के ऊपर होता है उसी को हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। तो अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं रूट सिस्टम को यानी मूल तंत्र को। तो किसी भी पौधे का वो भाग जो ज़मीन के ऊपर होता है, याद रखिएगा राइजोफोरा को छोड़ करके, क्योंकि राइजोफोरा एक अपवाद है, इसकी जड़ें ज़मीन के ऊपर भी होती हैं। तो किसी भी पौधे का वो सारा भाग जो भूमि के अंदर होता है और ज़मीन से जल और खनिज लवण का अवशोषण करके पौधे के सारे भागों तक पहुंचाता है, उसी भाग को हम जड़ कहते हैं, और ऐसे सिस्टम को जड़ तंत्र या रूट सिस्टम कहते हैं। पौधों में जो जल का संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम ही तनों में पानी को नीचे से जड़ों से ऊपर तक पहुंचाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पौधों में जो जड़ें होती हैं ये मूलांकुर से निकलती हैं, जिसको हम रेडिकल बोलते हैं। तो मूलांकुर, मूल का अंकुर, यानी कि कोई भी पौधा जब पहली बार उसमें अंकुर फूटता है तो तब जो जड़ बनती है उसी को हम मेन जड़ बोलते हैं, और उसी को हम प्राइमरी रूट कहते हैं। उसके बाद जितनी रूट्स बनती, जड़ें बनती हैं, उनको हम सेकेंडरी रूट या द्वितीयक जड़ें भी कहते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो जड़ें जो दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। फर्स्ट है मूसला जड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट्स, और दूसरा होता है अपस्थानिक जड़ें, जिसको बोलते हैं एडवेंशियस रूट्स। अगर हम यहाँ पर पहले रूट की बात करें, जिसको हम बोलते हैं मूसला जड़, तो मूसला जड़ें किसी भी पौधे की सबसे पहले निकलने वाली जड़ें होती हैं। यानी किसी भी पौधे में जो सबसे पहला जड़ निकलता है, रूट निकलता है, उसी को हम टैप रूट यानी मूसला जड़ कहते हैं। और ये जड़ रेडिकल से निकलती हैं, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। और इन्हीं जड़ों से बाद में अन्य जड़ें निकलती हैं, जिसको हम सेकेंडरी रूट या द्वितीयक जड़ें कहते हैं। ये जड़ें ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं और आकार में मोटी होती हैं। और ऐसी जड़ें स्पेशली द्विबीजपत्री पौधे, जिनको हमने डाइकोटिलिडन्स बताया था आपको लास्ट वीडियो में, तो डाइकोटिलिडन्स पौधों में पाई जाती हैं, जैसे चना है, मटर है, दाल है, मूंगफली है। इन सभी पौधों की जड़ें जो होती हैं वो मूसला जड़ होती हैं। ये जड़ें मजबूत होती हैं, गहराई तक जाने का पौधों को सहारा प्रदान करती हैं और जल और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं तथा प्राथमिक जड़ कहलाती है। इसको याद रखिएगा। अब डिस्कस करते हैं अपस्थानिक जड़ों को। जो एडवेंशियस रूट होती हैं, ये पौधे के मूलांकुर के अलावा किसी अन्य भाग, जैसे तना है, पत्ती है आदि से रेशेदार रूप में निकलती हैं और भूमि में बहुत अधिक गहराई तक नहीं जाती। मगर चूंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए ज़मीन में पौधे को मजबूती से सहारा प्रदान करती हैं और अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। चूँकि ये रेशेदार होती हैं, इसलिए इनको झकड़ा जड़ें यानी जकड़ लेने वाली झकड़ा जड़ें या रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं, जिसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। परंतु ये जड़ें बहुत कम गहराई तक जाती हैं, मगर संख्या में अधिक होने का पौधे को बहुत ही मजबूती से सहारा प्रदान करती हैं और सेकेंडरी रूट कहलाती हैं।
अब डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ रूट्स, यानी जड़ों के कार्य क्या हैं। भाई जड़ जो होता है ये पौधे के शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है और इसका काम क्या क्या होता है। पहला है मिट्टी में सहारा प्रदान करना, यानी गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये जो जड़ें होती हैं ये ज़मीन में गहराई तक जई होती हैं और पौधे को सीधा खड़ा रखने के लिए नीचे से सपोर्ट सिस्टम बनाती हैं और पौधे इसी के सहारा से खड़ा रहता है और हवा और बारिश और पानी और साथ में वायु के झोंकों को बर्दाश्त कर लेता है और अपनी जगह पर बना रहता है। दूसरा कार्य है भूमि से जल व खनिज लवण का अवशोषण। हमें पता है कि जो पौधों की जड़ें होती हैं ये अपने जाइलम के द्वारा भूमि से जल को खींचती हैं, साथ में मिनरल्स यानी खनिज लवण को लेती हैं और पौधे के सारे भागों तक पहुंचा देती हैं। अगर जड़ ना हो तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगा और पौधा खत्म हो जाएगा यानी सूख जाएगा। तो जड़ें भूमि से जल व खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा अपरदन रोकना। ये बहुत खास प्रॉपर्टी है। मृदा अपरदन को हम सॉइल इरोजन कहते हैं, हिंदी में मिट्टी का कटाव कहते हैं। जड़ें जो होती हैं ये ज़मीन में फैली होती हैं और मिट्टी को बांधे रखती हैं। इससे हवा और जल के बहाव से मिट्टी कटने नहीं पाती है, क्योंकि जड़ें उसको मजबूती से बांधे रखती हैं और इससे मिट्टी कटाव यानी मृदा अपरदन नहीं हो पाता और मृदा अपरदन भूमि के उपजाऊपन क्षमता को ख़त्म कर देता है और ज़मीन बंजर बन जाती है और ऐसा होने से ये जड़ें रोकती हैं। नेक्स्ट, श्वसन करना। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दलदले स्थानों पर पैदा होते हैं और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वो जड़ें ज़मीन से बाहर निकल आती हैं और सांस लेने लगती हैं, यानी ऑक्सीजन का ग्रहण करने लगती हैं। ऐसी जड़ों को हम रेस्पिरेटरी रूट या श्वसन जड़ें या श्वसन मूल कहते हैं। मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था। नेक्स्ट है भोजन संचय करना। बहुत सी ऐसी जड़ें होती हैं जो अपने अंदर फूड का स्टोरेज कर लेती हैं और उन्हीं को हम कंद मूल या फलों के रूप में खाते हैं, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। और अब लास्ट में इस पूरे लेसन के सारांश में जो विशेष नोट्स हैं उनकी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जड़ें भूमिगत होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि जड़ें गुरुत्वाकर्षण पॉजिटिव होती हैं, यानी ग्रेविटी की ओर गति करती हैं। ग्रेविटी किधर होता है? नीचे की ओर। और जड़ें किधर गति करती हैं? नीचे की ओर। याद रखिएगा, जड़ें ग्रेविटी पॉजिटिव होती हैं, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण धनात्मक होती हैं। तीसरी बात कि जो जड़ें होती हैं इनका विकास मूलांकुर से होता है, यानी मूल के अंकुर से, जिसको हम रेडिकल कहते हैं। मूलांकुर से निकलने वाली जड़ों को हम प्राथमिक जड़ें या प्राइमरी रूट्स कहते हैं। ये बहुत अधिक गहराई तक जाती हैं। जो भी जड़ें इन मूलांकुर से निकले हुए जड़ों से निकलती हैं उनको हम सेकेंडरी रूट या द्वितीयक जड़ें कहते हैं, जिसको आपने अपस्थानिक जड़ों में पढ़ा था। और बीज अंकुरण में, यानी जब भी किसी बीज का अंकुरण होता है तो उसमें सबसे पहले जड़ बनती है। ये कंपटीशन से बहुत पूछा जाता है कि बीज के अंकुरण में सबसे पहले बनने वाला भाग कौन सा है, तो वो होती है जड़। नेक्स्ट पॉइंट है कि जड़ों के अंत पर, यानी जहाँ पर जड़ें खत्म होती हैं वहाँ पर एक मृत कोशिका होती है जिसको डेड सेल बोलते हैं, उसको हम मूल गोप बोलते हैं। और ये मूल गोप ही हमारी वृद्धि कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है और पौधे के विकास में बढ़ावा देता है। परंतु जो जलीय पौधे होते हैं, वाटर प्लांट्स होते हैं, जिसको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, इनमें मूल गोप नहीं होता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल गोप यानी रूट कैप कहाँ पर नहीं होता, तो आपका जवाब होगा कि रूट कैप एक्वेटिक प्लांट्स में यानी जलीय पौधों में नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट है कि जड़ों के अगल बगल जो छोटे छोटे महीन महीन रोएं जैसी संरचनाएं होती हैं, इनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। और ये रूट हेयर्स जल का अवशोषण करती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एडवेंशियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ में बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि जड़ों के बारे में आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सॉल्यूशंस को आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। आज हम इस स्टडी करेंगे प्ररोह तंत्र को, जिसको हम तना तंत्र या स्टेम सिस्टम कहते हैं। अगर तने की बात की जाए तो किसी भी पौधे का वो भाग जो प्लेम्यूल से यानी कि प्रांकुर से विकसित होता है, जैसे पीछे की वीडियो अगर आपने ध्यान दिया हो तो जड़ें हमेशा मूलांकुर से विकसित होती हैं और किसी पौधे में सबसे पहले बीज से निकलने वाला भाग जड़ होता है। वैसे ही किसी भी पौधे के बीज के प्रांकुर से यानी प्लेम्यूल से जो भी भाग निकलता है और भूमि के ऊपर होता है, उसी को हम तना कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं
कि तने कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ स्टेम्स। तो स्टेम्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दृढ़ तना, जिसको बोलते हैं हम हार्ड स्टेम या स्ट्रेंथ स्टेम, और दूसरा होता है कमज़ोर तना, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्टेम या वीक स्टेम। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जो हार्ड स्टेम्स होते हैं, जिसको हमने दृढ़ तना कहा था, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दृढ़ तने बहिर्वर्धी होते हैं, लीनाक्ष होते हैं, स्तंभ होते हैं, कलम होते हैं और पुष्पदंड होते हैं। तो अगर हम पहले तने की बात करें, बहिर्वृद्धि, जिसको हम एक्स करंट बोलते हैं, नाम से क्लियर है, बहिर्वृद्धि बाहर की ओर वृद्धि करने वाला, यानी कि एक्सटर्नली ग्रोथ करने वाले। ऐसे जो तने होते हैं वो बेस में तो चौड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो पतले होते जाते हैं। जैसे आपने चीड़ देखा होगा, देवदार देखा होगा, फर देखा होगा, ये सारे पौधे आपको पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। इनका हमेशा बेस यानी नीचे का हिस्सा मोटा होता है और जितने लंबे होते जाएंगे ऊपर का हिस्सा पतला होता जाएगा। इसीलिए इनका नाम है बहिर्वृद्धि एक्स करंट, बाहर की ओर ग्रोथ करने वाले। अब अगर हम स्टडी करें लिनॉक्स की, तो लिनॉक्स का मतलब ही है डेलिक्वेशंट। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे तने शुरुआत में प्रारंभ में वृद्धि करते हैं, मगर एक निश्चित समय तक इनकी वृद्धि होती है, उसके बाद इनका ग्रोथ रुक जाता है और इन तनों से अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसा आपने नीम में देखा होगा, आम में देखा होगा। इन सभी प्रकार के तनों को हम लिनॉक्स या डेलिक्वेशंट कहते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें स्तंभ की, जिसको हम कैंडेक्स कहते हैं, तो ऐसे जो तने होते हैं वो लंबाई में वृद्धि करते हैं और काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद इनके लास्ट में एंड पर जो अंत होता है वहाँ पर पत्तियाँ गुच्छों के रूप में होती हैं। जैसा आपने नारियल में देखा होगा, आपने खजूर में देखा होगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस प्रकार के तनों में शाखाएँ नहीं होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के तनों में शाखाएं नहीं होती हैं, तो आपका जवाब होगा कैंडेक्स यानी स्तंभ में। किन शाखाओं की वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है और उनसे अनेक शाखाएं निकलती हैं, आपका जवाब है लिनॉक्स। अब डिस्कस करते हैं कलम तने की। तो कलम, जिसको हम सेक्शन स्टेम कहते हैं, ऐसे तने नीचे बेस पर तो ठोस होते हैं, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो खोखले होते जाते हैं, यानी पर्व पर, जिसको नोट्स बोलते हैं, नोट्स पर वो ठोस होते हैं और आगे वो खोखले होते जाते हैं। ऐसे पौधों को हम सेक्शन या कलम कहते हैं, यानी उनमें छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं, खोखला फिर ठोस, खोखला फिर ठोस, जैसे बांस। बांस में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक निश्चित दूरी के बाद वहाँ पे गांठ बनी होती है और वो गांठ ठोस होता है। उसके बाद फिर अगले गांठ के बीच में जो बांस होता है वो खोखला होता है। इसी को हम कलम या सेक्शन कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं लास्ट पुष्पदंड की, जिसको स्केप बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है, पुष्पदंड यानी फूल का बेस। तो आपने एक बीजपत्री पौधे जैसे आपका गेहूं है, केला है, इन सब में आपने देखा होगा कि तने भूमिगत होते हैं और उनसे एक वायवीय स्तंभ निकलता है, एक सीधा सा स्तंभ जैसा निकलता है, जिसको कि हम ये पुष्पदंड या स्केप कहते हैं। केले को आपने विशेष तौर पे देखा होगा कि केले का, जिसको हम तना बोलते हैं, वो पत्तियों का एक समूह होता है जो ज़मीन के भीतर से निकलता है। तो ऐसे तनों को हम वायवीय पुष्पदंड यानी स्केप स्टेम कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वीक स्टेम्स, यानी कमज़ोर तने कितने प्रकार के होते हैं। तो कमज़ोर तने 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तलसर्पी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेलर्स। दूसरा होता है विसर्पी, जिसको बोलते हैं क्रीपर्स। और तीसरा होता है आरोही, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। अब अगर हम बात करें फर्स्ट तलसर्पी के, जिसको हम ट्रेलर्स कहते हैं, तो नाम से ही क्लियर है, तल यानी सरफेस पर, सर्पी माने सांप जैसे रेंगने वाले, यानी ये तने कमज़ोर होते हैं, हरे होते हैं और भूमि की सतह पर पाए जाते हैं, जैसे आपने कद्दू देखा होगा। तो इसीलिए इनका नाम है तलसर्पी यानी ट्रेलर्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्रीपर्स की। क्रीपर्स का नाम ही होता है रेंगने वाला, हिंदी में विसर्पी, जो कि रेंगते हुए चले। जैसे आपने गुलदाउदी देखा होगा या ऐसे जो भी पौधे भूमि पर रेंगते रहते हैं, यानी धीरे धीरे भूमि की सतह पर फैलते रहते हैं, इनको ही हम क्रीपर्स कहते हैं, रेंगने वाले पौधे कहते हैं। और लास्ट अगर हम क्लाइंबर की बात करें, आरोही, तो ये पौधों को ऊपर बढ़ने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये किसी न किसी सहारे के सपोर्ट को पकड़ लेते हैं और ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा या आपने ऐसे जिन भी पौधों को देखा होगा जिनको हम किसी सहारे के द्वारा लपेट कर ऊपर बढ़ाते हैं, उनको हम
क्रीपर्स या क्लाइंबर्स, उनको हम क्लाइंबर यानी आरोही तने कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं तनों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहली क्वालिटी है कि नवजात पौधों के जो तने होते हैं वो हरे होते हैं और ये हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पौधों के तनों पर छोटे छोटे रोम होते हैं। ये रोम वायु से आर्द्रता को ग्रहण करते हैं जिससे पौधों के अंदर की नमी बनी रहती है। पौधों के तने पर नोड्स होते हैं और इन नोड्स से ही पत्तियां निकलती हैं। नोड्स को हम पुष्प अक्ष भी कह सकते हैं, यहीं से पत्तियां निकलती हैं। और लास्ट के तने प्रकाश अनुवर्ती होते हैं यानी फोटो पॉजिटिव होते हैं। कहीं भी फोटो नाम का वर्ड आए इसका मतलब होता है प्रकाश। तो जो तने होते हैं ये प्रकाश की ओर गति करते हैं, इसलिए इनका नाम होता है धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती या फोटो पॉजिटिव। कभी भी अगर आप किसी भी बोतल में मनी प्लांट को लगा लें और खिड़की के पास रख दें तो जिस तरफ से भी धूप आती होगी मनी प्लांट का पौधा उस ओर वृद्धि करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि तने जो होते हैं फोटो पॉजिटिव होते हैं। और अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ फोटो निगेटिव होते हैं क्योंकि वो उस तरफ वृद्धि करते हैं जहां पर प्रकाश नहीं होता यानी अंधकार की ओर गति करते हैं। याद रखिएगा। अब अगर हम तनों के कार्य के बारे में बात करें, फंक्शंस ऑफ द स्टेम्स, तो क्या होता है। तो सब नंबर 1, जो तने होते हैं ये पौधे को सहारा प्रदान करते हैं जिससे पौधे जमीन में अपने आप को बनाए रखते हैं या खड़े रखते हैं। दूसरा, तने जो होते हैं ये पौधों को फल फूल और पत्ती के लिए स्थान देते हैं। तीसरा, जो हरे तने होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधों में भोजन के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। चौथा, जो तने होते हैं ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पौधे के सभी भागों तक फैलाने में मदद करते हैं। जो पौधों के तने होते हैं ये भोजन का संचय करके मोटे और मांसल हो जाते हैं, जैसे अदरक है, प्याज है, और इनको हम खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। स्टडी करेंगे पौधे के तीसरे भाग को जिसको बोलते हैं लीव्स यानी पत्तियों की। अगर मेरे वीडियो को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो अगर हम लीफ की बात करें तो किसी भी पौधे का वो भाग जो हरे रंग का होता है और वायवीय होता है यानी भूमि से ऊपर होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, ऐसे भाग को हम पत्ती या लीफ कहते हैं। हिंदी में इसको हम पर्ण कहते हैं। और ये जो पत्ती जो होती है ये हमेशा पर्ण संधि से, जिसको हम लीफ नोड कहते हैं, वहीं से निकलती है। किसी भी पौधे में पत्ती जहाँ से निकलती है उसी को हम पर्ण संधि या लीफ नोड कहते हैं। साथ ही इसकी पत्ती की कक्ष में यानी कि जो इसका एक्सिस होता है, जहाँ पर पत्ती लगी होती तने से, उसी को हम उसका एक्सिस बोलते हैं। तो जहाँ पर इसका कक्ष होता है वहाँ पर एक कलिका होती है। कलिका माने कली होती है जिसको हम बड कहते हैं। वहीं से नई नई पत्तियाँ निकलती रहती हैं और ये पत्तियां हरे रंग की होती हैं। क्यों? क्योंकि इन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का एलिमेंट होता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा। और पत्तियां जो लगी होती हैं किसी भी पौधे के तने पर वो हमेशा अग्र अभिसारी क्रम में लगी होती हैं, जिसको हम एक्रोपेटल ऑर्डर कहते हैं। अग्र अभिसारी, अग्र माने आगे की ओर, अभिसारी का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपरी हिस्सा होगा वहाँ पे नई पत्तियाँ होंगी, हरी पत्तियाँ होंगी, और जो निचला हिस्सा होगा वहाँ पर पुरानी पत्तियाँ होंगी। किसी भी अगर हम पत्ती के डंठल को तोड़ लें और उसमें मान लो 8-10 पत्तियाँ लगी हुई हैं तो आप गौर कीजिएगा कि हमेशा ऊपर की पत्ती ताज़ी और हरी होती है, नई होती है, और नीचे की पत्तियाँ पुरानी पत्तियाँ होंगी। ये है एक्रोपेटल ऑर्डर यानी अग्र अभिसारी क्रम। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ की, जिसको बोलते हैं पत्ती के भाग। यानी किसी पत्तियों के कितने भाग होते हैं। तो किसी भी पत्ती की संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला होता है पर्णाधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफ बेस यानी पत्ती का बेस। दूसरा होता है पर्णवृंत, जिसको बोलते हैं पेट्यूल। और तीसरा होता है पर्णफलक, जिसको हम लैमिना कहते हैं। अब अगर हम इनको 1 by 1 डिस्कस करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर्णाधार की। यानी कोई भी पत्ती किसी भी डंठल में जहां से जुड़ी होती है उसी को पर्ण आधार यानी पत्ती का आधार, इंग्लिश में लीफ बेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये एक डंठल है और इस डंठल में पत्ती यहाँ पर मेरी उंगली के पास देखिएगा, यहाँ से टच है, तो ये क्या है? ये पर्ण आधार है, पत्ती के लगने का ये बेस है, यानी कि यही है लीफ बेस। तो किसी भी पत्ती का वो भाग जहाँ से पत्ती डंठल से जुड़ी होती है उसी को हम पर्ण आधार यानी लीफ बेस कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं पर्णवृंत की। पर्ण माने पत्ती का, वृंत माने होता है डंठल।
यानी कोई भी पत्ती जिस डंठल से जुड़ी होती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पतली सी लाइन दिख रही है आपको, इसी को पत्ती का हम डंठल यानी कि पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती का ये वृंत है, डंठल यहीं से पत्ती को हम पकड़ते हैं। तो अगर किसी भी पत्ती में पर्णवृंत है तो उसको हम बोलते हैं सवृंत यानी कि पेट्योलेट, और जिसमें वृंत नहीं होता उसको बोलते हैं अवृंत यानी सेसाइल। तो पत्ती जिस भी डंठल से जुड़ी होती है उसी पतले से डंठल को हम पर्णवृंत यानी पेट्योल कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं पर्णफलक की, जिसको हम लैमिना कहते हैं। ये किसी भी पत्ती का सबसे मेन भाग होता है। ये जो पत्ती में आपको ये चौड़ा चौड़ा सा भाग दिख रहा है, इसी को हम पर्णफलक यानी लैमिना कहते हैं। पत्ती में जो हिस्सा हथेली जैसा होता है बड़ा सा, उसी को हम लैमिना यानी पर्णफलक कहते हैं। ये पौधे की पत्ती का मुख्य भाग होता है, यहीं पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और इस पर्णफलक के बीचों बीच से एक लाइन ऐसे जाती है जिसको हम मिड रिब बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मध्य सिरा। और इस मध्य सिरा से बहुत छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी सिराएं निकली होती हैं, इनको हम बोलते हैं पार्श्व सिराएं यानी लैटरल लाइंस कहते हैं। पर्णफलक प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख भाग है और ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ावा मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की, यानी पत्तियों के प्रकार। तो पत्तियां बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है सरल पत्ती, जिसे बोलते हैं सिंपल लीफ, और दूसरी होती है संयुक्त पत्ती, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। तो अगर हम सरल पत्ती की बात करें तो सरल पत्ती में एक पर्णवृंत पर, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक पर्णवृंत पर, ये जहाँ पे मेरी उंगली है इसको बोलते हैं पर्णवृंत पेट्योल। एक पर्णवृंत पर सिर्फ एक पर्णफलक होता है, यानी कि इस पतली सी डंठल पर सिर्फ एक पत्ती लगी हुई है। ऐसी पत्तियों को हम सरल पत्ती कहते हैं। आपने बहुत से पौधों में ऐसे पत्तियों को देखा होगा। अब बात करते हैं संयुक्त पत्ती की। इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड लीफ, नाम से क्लियर है, संयुक्त, एक साथ इकट्ठी। यानी ऐसी पत्तियों में एक पर्णवृंत पर अनेक पर्णफलक लगे होते हैं। उंगली पे ध्यान दीजिएगा, एक पर्णवृंत पर अनेक पर्णफलक लगे होते हैं। ऐसी पत्तियों को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं, जैसे आपने गुलाब में देखा होगा। अब डिस्कस करते हैं कि संयुक्त पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स। तो संयुक्त पत्ती लगने के क्रम के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली होती है पिच्छाकार, जिसको बोलते हैं पिन्नेटली, और दूसरी होती है हस्ताकार, जिसको बोलते हैं पॉल्मेटली। तो अगर हम फर्स्ट डिस्कस करें कि पिन्नेटली यानी पिच्छाकार क्रम क्या होता है, तो कोई भी पत्ती अगर एक पर्णवृंत पर अनेक पत्तियां एक दूसरे के एकांतर क्रम में या विपरीत क्रम में, ध्यान दीजिए विपरीत क्रम दिख रहा है ना, या एक दूसरे के एकांतर क्रम में अगर लगी होती हैं, तो ऐसे क्रम को हम पिन्नेटली या पिच्छाकार कहते हैं। जैसे आपका चना, गुलमोहर, इमली आदि हैं। अगर ये पत्तियां, इसको पिच्छक बोलते हैं, अगर किसी पौधे में एक पिच्छक है तो ऐसे पौधों को हम एक पिच्छकी कहते हैं। जैसे नीम, अशोक का पौधा। अगर ये पिच्छक दो हैं तो इसको बोलते हैं द्विपिच्छकी पौधे, जैसे छुई मुई का पौधा होता है। अगर इन पिच्छकों की संख्या 2 से अधिक है, मान लीजिए 3 है, तो ऐसे पौधों को हम त्रिपिच्छकी कहते हैं, जैसे सहजन का पौधा। और अगर पिच्छकों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो इसको हम बहुपिच्छकी कहते हैं, जैसे धनिया, गाजर आदि में आपने देखा होगा ये खूब ढेर सारी पत्तियां एक दूसरे के अगल बगल लगी होती हैं। अब डिस्कस करते हैं हस्ताकार यानी पॉल्मेटली की। तो इस प्रकार के संयुक्त पत्तियों में किसी एक पर्णवृंत के टॉप पर खूब ढेर सारी पत्तियां निकली होती हैं, जैसे हमारे हथेली के टॉप पर ये उंगलियां हैं, इसलिए इनका नाम है पॉल्मेटली यानी हस्ताकार, हस्त के, हाथ के आकार का। जैसे आपने सेमल में देखा होगा, भांग में देखा होगा, इसी प्रकार का संयुक्त पत्ती पाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं पत्र विन्यास की, जिसको हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। हर पौधे में डंठल पर यानी पर्णवृंत पर पत्तियों के लगने का एक विशेष क्रम होता है, इसी को हम पत्र विन्यास कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 एकांतरित, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। नंबर 2 सम्मुख, जिसको हम बोलते हैं अपोजिट। और नंबर 3 होता है चक्राकार, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड। तो सबसे पहली बात करते हैं एकांतरित। ऐसे पत्तियों में पर्णवृंत में
पत्तियां एक के अंतर पर होती है। जैसे पहले ये पत्ती आई, उंगली पे ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के दूसरी पत्ती आई, फिर इसके ठीक सामने नहीं, इसके ऊपर नेक्स्ट पत्ती, उसके ऊपर नेक्स्ट, उसके ऊपर नेक्स्ट, उसके ऊपर नेक्स्ट, यानी एक के अंतर पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। जो दूसरा होता है सम्मुख, सम्मुख का नाम ही है अपोजिट, आमने सामने, यानी पहली पत्ती अगर लेफ्ट पे है तो दूसरी उसके ठीक राइट पे, लेफ्ट राइट, इसको बोलते हैं सम्मुख। अगर तीसरे विन्यास की बात करें चक्राकार, चक्राकार का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट के चारों तरफ पत्तियां पाई जाएंगी, जैसे आपको इस डिजाइन में दिख रहा होगा। तो ये है आपकी एकांतर, सम्मुख और चक्राकार पर्ण विन्यास। जो पत्तियों का एकांतर क्रम होता है ये गुड़हल और सूर्यमुखी में पाया जाता है। जो सम्मुख होता है ये तुलसी में पाया जाता है, और जो चक्राकार वर्ण होता है ये आपने कनेर में देखा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि पत्तियों के कार्य और क्या विशेषताएं होती हैं। तो पत्तियों का पहला गुण है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, जिसके द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। और इस धरती पर जो भी भोजन का स्रोत है वो यही है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। नंबर 2, पत्तियां आवश्यकता से अधिक जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर कर देती हैं, जिससे पौधों में जल का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पत्तियां जो इनके अंदर फ्लोएम होता है, जिसको हम संवहन बंडल का एक भाग बोलते हैं, तो ये फ्लोएम पत्तियों में बने हुए भोजन को, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनता है, उसको पूरे पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाती हैं। साथ ही पत्तियां श्वसन क्रिया में भी सहायक होती हैं। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी के लिए पत्तियां श्वसन क्रिया करती हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी अवशोषण करती हैं और आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन का अवशोषण और उत्सर्जन दोनों कार्य करती हैं। बहुत से पेड़ों की पत्तियां औषधीय गुणों से युक्त होती हैं, जैसे नीम है, तुलसी है। तो ये पत्तियां औषधियां बनाने में और औषधीय कार्य में प्रयोग होती हैं। याद भी रखिएगा, औषधियों की रानी तुलसी को कहा जाता है। ये पॉइंट पूछा जाता है कभी कभी टेट, सुपर टेट और सीटेट में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पत्ती यानी लीव्स कंप्लीटली समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही नए नए कंटेंट्स और अपडेट्स देता रहूं। अगर कोई क्वेरी आपके पास है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे उसका सलूशन लीजिए। मैं आपके हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।